नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बाथम। कोरोना को लेकर शहर शहर बेबसी का आलम है। गुस्से की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आक्रोश से भरी हुई हैं, जो कुछ ना कर पाने का दरअसल मलाल है। कल तक के 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में नए मामले 3.5 लाख को पार कर चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2800 तक पहुंच चुका है। हालांकि मुंबई ने सख्त पाबंदियों की बूते नए मामलों और मौत के आंकड़ों पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। 3 हफ्ते में पहली बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, दिल्ली में केसेस घटे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली के अस्पतालों में, यूपी के अस्पतालों में दावों के बावजूद ऑक्सीजन को लेकर मरीजों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। लोग दर दर भटकने को मजबूर है। उधर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन पहुंच तो रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या ये काफी है। और दिल्ली से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, दरअसल दोनों तरीके से अगर इसे देखा जाए और समझा जाए तो 24 घंटे में संक्रमण के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। एक दिन में राजधानी में 20,201 नए मामले आए हैं, लेकिन 380 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में राजधानी में 22,055 लोग ठीक हुए हैं। ये ताजा आंकड़ा 24 घंटे का दिल्ली का सामने आ रहा है। ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अलग अलग राज्यों से दरअसल सीएम केजरीवाल ने मदद मांगी थी और इसी के तहत अब 4 कंटेनर्स में 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच चुकी है। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए उम्मीदों से भरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, इसमें 4 जो बड़े बड़े टैंकर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाकायदा इसमें ड्राइवर भी है, जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जिंदल स्टील एंड पावर ने ये जो ऑक्सीजन है वो भिजवाई है और बाकायदा इसमें लिखा भी हुआ है, हमने मन में ठाना है सबकी जान बचाना है। तो ये बाकायदा सुरक्षा के तहत ये जो एक्सप्रेस है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंची हुई है तकरीबन 4 बजे के लगभग दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर, जिसमें 4 जो कंटेनर है वो रखे हुए हैं और ये जो कंटेनर है वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे, उन अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली पहुंची यहाँ पर, उसके पहले ही यहाँ पर भारी फोर्स तैनात थी। इस एक्सप्रेस में 4 कंटेनर हैं जिसमें ड्राइवर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं पुलिस यहाँ उस ड्राइवर की डिटेल ले रहे हैं और बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए, ग्रीन कॉरिडोर जो दिल्ली पुलिस है मुहैया कराएगी, उसके बाद जो ये ट्रेन में कंटेनर पहुंचे हैं उनको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा जहां ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत है। कैमरामैन रविकांत के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कोरोना के कहर से करा रही दिल्ली वालों के लिए और इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, शिवेन श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, आगरा से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं और साथ ही भोपाल से रवीश पाल सिंह है। लेकिन सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, क्या दिल्ली में 24 घंटे का जो आंकड़ा है संक्रमितों का इसलिए कम हुआ है क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है और तमाम लैब से और टेस्टिंग सेंटर से कह दिया गया है कि अब टेस्टिंग पर थोड़ा अंकुश लगाएं, इस तरह का कोई दबाव है? देखिए, ये दबाव हो ना हो, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं उससे साफ तौर पर ये झलक रहा है कि टेस्टिंग कम हुई है। 10 दिन पहले 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी और कल जो आंकड़े आए हैं उसमें सिर्फ 57,000 टेस्टिंग है, यानी लगभग आधी टेस्टिंग पर मामला आकर के अटक गया है। जो संक्रमण दर है वो अब भी चिंताजनक है, 35% से ऊपर है। यानी आंकड़े जो अगर हम एक्चुअल फिगर में देखें तो वो 20,000 से थोड़ा ऊपर नजर आते हैं, लेकिन संक्रमण जो है वो अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो उसमें 35 पॉजिटिव आ रहे हैं, संक्रमित आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। उससे भी बड़ी जो चिंता का विषय है वो है 380 मौतों का। ऑक्सीजन की कम सप्लाई, बिस्तर न मिलना, इसकी वजह से मौत ज्यादा हो रही है, यानी हर 4 मिनट या उससे भी कम में 1 मौत राजधानी में हो रही है। तो इस तरीके से जो स्थिति है वो अब भी आउट ऑफ कंट्रोल है, कहीं से भी संभली हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। कह सकते हैं कि आंकड़ा कम हुआ है 20,000, लेकिन जब आप टेस्ट
कम करेंगे तो आंकड़े भी कम आएंगे, ये भी समझने वाली बात है। और जो जमीनी हकीकत है, जैसा हम हर रोज दिखा रहे हैं कि लोग दर दर भटक रहे हैं, बिल्कुल जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं दरअसल एक्चुअल आंकड़े हैं भी या नहीं, इस पर एक सवाल बना हुआ है। लेकिन ये वो कहानी है जो पिछले कई दिनों से शहर शहर दोहराई जा रही है। सरकारें हाँफ रही हैं, सिस्टम कांप रहा है, लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं और ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की तलाश जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अभी कल ही मेरे एक मामा लगते हैं, वो भी एक्सपायर हो गए इस चक्कर में। उनके लिए हम रात भर इतना परेशान हुए ना, मतलब कोई हमने दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं छोड़ा होगा। एट दी एंड मेरे सामने उनको तड़पते हुए मरना पड़ा, मेरे सामने। मतलब मैं उन्हें यूँ देख रहा था दूर से और वो तड़प रहे थे। और वो सिचुएशन मेरे को रात को 84 है इनकी, 84 ईयर्स जी। और कोरोना पेशेंट हैं और आप लोग इनको लेके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आपके पास सिफारिश है? किसी की नहीं है जी, कुछ कोई तैयारी नहीं है। आप इधर जाओ एसडीएम ऑफिस, 48 घंटे में रिपोर्ट दे रहे हैं। अब आदमी 48 घंटे थोड़ी वेट करेगा। हम ऑक्सीजन लेने के लिए खड़े थे, वो गुजर गए, तो कोई फायदा नहीं है लाइन में लगने का, तो चले गए बेचारा। कितने बजे की बात है? सुबह 7 बजे गए, 7 बजे रात को वो भी खड़े थे करीब 1 बजे से। इनके घर में जिसके लिए वो खड़े थे वो गुजर गए। के लिए भी कामयाब हो जाता है, कोई ज्यादा सीरियस होता है तो एक ही में खत्म हो जाता है, वेटिंग करनी पड़ती है, कोई हॉस्पिटल में नहीं लेते जिसको, तो वहाँ इंतजार करते रहो। ले ही नहीं रहे, कोरोना तो दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। कोरोना का पेशेंट को तो दूसरे LHP भी रेफर कर देते हैं। यहाँ तो ले ही नहीं रहे। नहीं, ये कोरोना का नहीं ले रहे, वो LHP या झज्जर रेफर कर देते हैं। ऑक्सीजन का ही आ रहा है, जो कुछ आ रहा है ऑक्सीजन कुछ ही नहीं है। ऑक्सीजन का ही पेशेंट आ रहा है, बाकी कोई पेशेंट नहीं आ रहा। और एक राहत भरी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 3 हफ्ते में पहली बार 50,000 से कम संक्रमितों का आंकड़ा सामने आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से लॉकडाउन चल रहा है। 50,000 से कम मामले 3 हफ्ते में पहली बार सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मामले घटकर 48,700 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 524 है। एक दिन में करीब 72,000 मरीज ठीक हुए हैं। तो राज्य में एक दिन में 524 मरीजों की जान गई है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो लॉकडाउन वाली स्थिति है ये अभी आगे भी लागू रह सकती है, क्योंकि इसी से एक तरीके से सरकार कंट्रोल में ला रही है आंकड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार इसी पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में क्यों ना रिस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाया जाए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं उनसे फायदा होता नजर आ रहा है। न सिर्फ मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र के और राज्यों में भी फायदा होता नजर आ रहा है। आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि सेकेंड वेव की जो पीक थी शायद उसे पार कर लिया गया है और अब फ्लैटनिंग फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी मेडिकल एक्सपर्ट्स आगाह करते हैं ये फ्लैटनिंग फेज कितने दिनों तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। ये भी कहना कि बुरा वक्त बीत चुका है ये इस वक्त सही नहीं होगा। मुंबई की ही बात बताएं आपको तो मुंबई में अभी भी एक्टिव कंटेनमेंट जोन 100 से ऊपर है। एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या भी अभी 1000 से ऊपर है। हालांकि कल अगर हमने देखा तो जो नए केसेस आए थे वो थे 3,876, लेकिन साथ साथ मौत का आंकड़ा भी 70 पे रहा है। डबलिंग रेट भी इंप्रूव हो रहा है। 62 दिन हो गया है। एक्टिव केसेस अब 70,000 के आसपास रह गए हैं। तो अगर आंकड़ा देखा जाए तो थोड़ी बहुत राहत जरूर है, लेकिन ये कहना कि मुसीबत कम हो गई है ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। हमारे अन्य संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त आगरा से हमारे साथ हैं। आशुतोष, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि यूपी का हाल भी बेहाल है। वो उन राज्यों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण और मौत का आंकड़ा है। आगरा में इस वक्त क्या ताजा स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, बेड्स को लेकर, वेंटिलेटर बेड्स को लेकर? नेहा, जो छोटे शहर हैं, खासकर मेट्रोपॉलिटन शहर से जब आप इस तरफ आएंगे आगरा मेरठ की, और यहाँ की स्थिति दरअसल ज्यादा भयावह है। वैसे तो सरकार के लिए किल्लत किसी चीज की नहीं है। कल जब मैंने मेरठ से यात्रा शुरू की तो अकेले एक प्राइवेट अस्पताल में 24 घंटे में 8 लोग मर गए थे केएमसी अस्पताल में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। आलम यह है कि ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। अस्पताल हाथ खड़े कर दे रहे हैं। कई अस्पतालों ने बैनर पोस्टर लगा दिया, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अपने मरीज को यहाँ से ले जाएं। दूसरे कई अस्पताल कह रहे हैं हमारे पास बेड फुल है, हम यहाँ मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। इन सब के बीच प्रशासन बैठकें तो कर रहा है, लेकिन अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास अगर सप्लाई नहीं है तो हम करें तो आखिर करें क्या। कई सारे अस्पताल लगातार SOS अलार्म भी भेज रहे हैं। इस स्थिति के बीच में ना अस्पतालों में बेड मुहैया है, ना ऑक्सीजन मुहैया है। दिक्कत इसलिए भी बढ़ रही है शहरों में क्योंकि पंचायत चुनाव है, ये नहीं पता आगे नतीजे क्या होंगे।
लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आप लगातार लखनऊ से अपडेट्स देते रहते हैं और बताते हैं किस तरीके से वहां पर स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स, टोल नंबर्स जारी किए जाते हैं जिस पर अगर आप कॉल करिए तो या तो वो नंबर लगता नहीं है या वो बिजी होता है, या फिर उन नंबर्स पर यह कह दिया जाता है कि यहाँ पर दवाएं और ऑक्सीजन की कोई सुविधा जैसी प्रोविजन है ही नहीं इस नंबर पर। देखिए नेहा, ये केवल नंबर्स की बात नहीं है, बाकी और चीजें भी देखी जाए तो लगता है सिर्फ कागजी दावे हैं। हालांकि स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर कोई नहीं दिखता। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल किसी को भर्ती करने से नहीं मना कर सकता, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए तो सरकार के कहने के बावजूद अस्पताल के बाहर लोग दर दर भटक रहे हैं। वो प्राइवेट अस्पताल की बात छोड़ दीजिए, यहाँ कोविड कमांड सेंटर बना हुआ है। कल ही हमने उस पर पूरी रियलिटी चेक किया, उसमें कई फैमिलीज खड़ी थी जो 5-5, 6-6 घंटे से खड़ी थी, क्योंकि उनको अस्पतालों से कह दिया था कि चिट्ठी बनवा के लाइए, और कोविड कमांड सेंटर से उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी। एक फैमिली ऐसी भी मिली जो गाड़ी 800 मारुति के अंदर सिलेंडर और अपनी बीमार मां को रख करके 2 दिन से भटक रहे हैं कि उनको कहीं भर्ती हो जाए, कहीं इलाज मिल जाए, कहीं मदद मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और ये हालत राजधानी लखनऊ की है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की और जिलों का क्या हाल होगा, जहां पर इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग भी नहीं है, इतनी ज्यादा प्रेशर भी नहीं है सरकार का या एडमिनिस्ट्रेशन का। ऐसे में क्या हालात होंगे। और ये जरूर है कि सरकार को अब पता चल चुका है कि स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि अगर आने वाले दिनों में आगे की भयावहता के लिए इंतजाम नहीं किया गया तो और मुश्किल होगी। इसीलिए वॉर फुट पे कुछ इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। सरकार ने जो डीआरडीओ की मदद से अस्पताल बना रहे हैं वो 2-3 दिन में बन जाएगा, और उसमें 500 बेड की सुविधा होगी जिससे कि मरीजों को भर्ती किया जा सके। इसी तरीके के मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स और भी किए जा रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो उसमें मदद की जा सके। और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बोकारो समेत दूसरी जगहों से भी ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं, कंटेनर्स मंगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने यह भी घोषणा की है कि रेमडेसिविर जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, उसको प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार उसका पेमेंट करेगी, यानी फ्री लगेगी। तो ये सब सुविधाएं की जा रही, लेकिन सरकार पेमेंट तब करेगी जब रेमडेसिविर अवेलेबल होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर रेमडेसिविर मिल ही नहीं रहा है। किसी भी काउंटर पर आप जाइए, कहीं भी पता करिए, रेमडेसिविर की भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में रेमडेसिविर लिख रखा है। इस वक्त रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, भोपाल की क्या स्थिति है, क्योंकि एमपी एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में जो भोपाल के हमारे दर्शक हैं उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे आप, किस तरीके से वहां अलग अलग अस्पताल में इस वक्त इंतजाम है या फिर ऑक्सीजन की कमी है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो नेहा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य मिलकर के इस वक्त मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि दरअसल यहाँ पे जो एक्टिव केस है वो करीब करीब 1 लाख के पास पहुंच गए हैं, जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं फिलहाल 1 लाख एक्टिव केस के हिसाब से मध्य प्रदेश में नहीं है। अस्पतालों में बेड अभी से फुल हो चुके हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे तमाम बड़े अस्पताल मरीजों को वापस भेज रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ बेड नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत इस हद तक मध्य प्रदेश में है कि अब सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, तीनों जगहों से ही मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। ग्वालियर और भोपाल से बोकारो के लिए हवाई जहाज उड़ रहे हैं वायुसेना के, 2 टैंकर लेकर के जा रहे हैं, फिर वहां से टैंकर रिफिल होकर आ रहे हैं। इंदौर से जामनगर के लिए वायुसेना के विमान टैंकर लेकर जा रहे हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं क्योंकि अभी तक की स्थिति के मुताबिक मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। सरकार हालांकि दावा कर रही है कि उपलब्धता पहले से ज्यादा है, लेकिन मरीज जिस तेजी से बढ़ रहे हैं ये उपलब्धता भी कम साबित होती दिख रही है। और इसीलिए आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजधानी भोपाल की, जहां पे रोजाना करीब 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे हालात और भयावह हो सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मैं आपको बात बताऊं नेहा, छोटा सा समय लूंगा, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अस्पतालों में कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए, क्योंकि अलग अलग शहरों की तस्वीर हम यहां अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया उन्हें मिल सके कि कैसे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने की वजह से तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो अब कम होती जा रही है। लेकिन सवाल उस वैक्सीन का भी है जिसकी कीमत से लेकर सप्लाई तक पर सियासी घमासान हो रहा है। कई राज्यों ने वैक्सीन फ्री में लगाने का फैसला किया तो कीमत पर अब भी कलह जारी है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे।
मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। पीएम केयर्स में भी 8 यूनिट्स ऑलरेडी दिल्ली सरकार को सैंक्शन हो चुके थे, और उस सैंक्शनिंग के बाद में जो है ये काम नहीं हुआ, और दिसंबर से अब तक, जबकि इनका पहले सैंक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार का बाद में हुआ है, बावजूद उसके उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नियम अनुसार ये पीएम केयर्स वाले पैसे से ऑक्सीजन के कुछ यूनिट्स खड़े कर लिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किए। और 15 अप्रैल तक तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमें दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की, और 17 से प्रॉब्लम शुरू। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग का अभाव और दूरदृष्टि और सोच का अभाव। कोरोना से जो परिस्थितियां बनी है, इसमें भारत की मदद के लिए आगे आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जहां अमेरिकी मदद के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया, वहीं वैक्सीन निर्माण में काम आने वाला कच्चे माल के सप्लाई चेन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। कोरोना के खिलाफ भारत के संघर्ष में अमेरिका साथ आ खड़ा हुआ है। जहां एक ओर भारत को अमेरिकी मदद मिलनी शुरू हुई है, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। बाइडेन से टेलीफोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से सार्थक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोविड के हालात पर विस्तार से बात की है। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से भारत को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बाइडेन का भारत की मदद के लिए आगे आना कोरोना काल की कूटनीति के मद्देनजर काफी अहम है। भारत में हाहाकार मचने के बावजूद अभी पिछले हफ्ते तक भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए अहम कच्चे माल तक को भेजने से अमेरिका ने हाथ खड़े किए थे, जिस पर भारत में सोशल मीडिया पर जोरदार गुस्सा दिखा था। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए की बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बदल गया। न सिर्फ वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल भेजने पर अमेरिका राजी हुआ, बल्कि कोरोना के संकट में हर संभव मदद की बात अमेरिका की ओर से कही गई। खुद राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। अब बाइडेन से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माण के लिए सप्लाई चेन पर सीधी बातचीत की है। मोदी ने बाइडेन के साथ हुई बातचीत को लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में मैंने वैक्सीन के कच्चे माल और दवाइयों की प्रभावकारी सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत अमेरिका हेल्थ केयर साझेदारी वैश्विक कोविड-19 चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। कोरोना के इस संकट में विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, उसको बड़े बड़े देश इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका अब जब भारत की मदद के लिए तैयार हुआ है, तो वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के अलावा टेस्टिंग किट्स, अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स, फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल ऑक्सीजन और उसके उपकरण, दवाइयां, साथ ही कोविड के खिलाफ अमेरिकी जानकारी और विशेषज्ञता भारत को हासिल हो सकती है। भारत और अमेरिका का कोविड सहयोग किस स्तर का होगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अपने वैक्सीन मैत्री और कोड वैक्सीन पहल जैसे अभियानों के जरिए भारत कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का मजबूत उदाहरण सामने रख चुका है। गीता मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारतीय सेना आगे आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात की। कोरोना के तूफान से लड़ने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की समीक्षा की गई, जहां सेना अब युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है। ऑक्सीजन टैंकर ढोते एयरफोर्स के विमानों को देखा, कोविड केयर सेंटर बनाते सेना के जवानों को देखा, लेकिन देश की सांसों के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है।
और सेना अब पूरी तरह से कमर कसकर मोर्चे पर आई है। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस बुलाया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की उनके घर के करीब ही कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। सेना के दूसरे मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने काफी पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन में कंसल्टेशन देने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग लेवल पर सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सेना के नर्सिंग स्टाफ को भी डॉक्टरों की मदद के लिए अस्पतालों में लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मदद पहुंचाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा। यानी कोरोना से जंग में एक तरफ सीधे इलाज का मोर्चा जिसमें अपने पूरे संसाधन झोंकने की तैयारी है, और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को लाने का मोर्चा जिसमें पूरी ताकत लगा दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पिछले 4 दिन से भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के C-17 IL-76 विमान लगे हैं। ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके तेजी से प्लांट तक पहुंचाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने में वायुसेना के विमान लगा दिए गए हैं। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए वायुसेना के विमान UAE भी जाएंगे। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट होंगे जो सेना के अस्पतालों में लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायु सेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। वायुसेना के विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स और जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इससे खास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आएगी और कुछ हद तक संकट दूर होगा। लेकिन इसके अलावा सेना ने फैसला किया है कि सेना में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें अस्पतालों को मुहैया करवाया जाएगा। आम लोगों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में सेना अपने संसाधनों से ही चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रही है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी, और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने, और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। सरकार के अपील पर सिर्फ 5 दिन में सेना ने बैरकों को बदलकर ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए जिसमें वेंटिलेटर को छोड़कर हर तरह का मेडिकल सपोर्ट है। भोपाल जैसे आइसोलेशन सेंटर सेना ने MP के बीना और सागर में भी तैयार किए और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही तैयारी। पिछले हफ्ते सेना ने राजस्थान के बाड़मेर में 100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया था। ये सेना के 25 जवानों ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया था। आज तक ब्यूरो। और पिछले 24 घंटे में देश भर में जो आंकड़ा आ रहा है संक्रमितों का, वो दरअसल थोड़ा सा राहत भरा है। संक्रमितों का आंकड़ा कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,23,144 मामले सामने आए हैं। ये नए मामले हैं। ये संक्रमितों का वो आंकड़ा है जो पिछले 24 घंटे का है। एक दिन में देश भर में 2,771 संक्रमितों की जान गई है। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल और दिल्ली में अब भी संकट गहराया हुआ है। 5 राज्यों में देश के 47.67% नए संक्रमित बताए जा रहे हैं। देश में एक दिन में संक्रमण के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई है। 24 घंटे में देश भर में 3,23,144 नए मामले। दिल्ली में बेड्स की किल्लत किस कदर है, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट दरअसल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर से है। हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी ने LNJP अस्पताल के बाहर का जायजा लिया तो उन्होंने पाया
कि वहां पर हालात काफी खराब है। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते जा रहा 57 प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं लेंगे, अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, लेवल जल्दी से जल्दी लेके जाइए। तो बताइए हम कहाँ लेके जाएं? एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते भागते भागते कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है, कहीं कोई डॉक्टर देख के राजी नहीं है। क्या सब हो गया, ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी और जगह पे भी बात कर रहे हैं, कहीं पे भी पॉसिबल हो पाए, बट सब हॉस्पिटलों में बात की है, सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई बेड नहीं है अवेलेबल। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं बेबसी की गली तक ले चलूंगा आपको। आइए, ये दिल्ली का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है। इस अस्पताल के बाहर अपनी गाड़ी से ये महिला नीचे उतरी और अचेत होकर अस्पताल की देहरी पर ढह गई। ये महिला अचेत पड़ी है। महसूस कीजिए इस दर्द को। इसके परिजन की बातें सुनेंगे तो दहल जाएंगे। यकीन नहीं होगा कि ये दिल्ली है। दिल्ली में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, तीसरे से चौथे अस्पताल होते हुए न जाने कितने अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद ये महिला यहाँ अचेत सड़क पर पड़ी है, क्योंकि बेड नहीं मिला। हॉस्पिटल में गए, मैं पहले प्राइवेट ले गया, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं, आप जाइए। फिर यहाँ से रिटर्न हम गए, हम लोग श्रीनिवासपुरी आए, श्रीनिवासपुरी से ऐसा इमरजेंसी में गए, उन्होंने कहा यहाँ बेड नहीं, आप जाइए, सीएमओ से बात करिए। सीएमओ के हाथ पैर जोड़े, उन्होंने फिर भी कहा हमारे पर नियम कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग वहाँ एयरपोर्ट गए, वहाँ पे 500 बेड का कोविड बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये नंबर है, इस पे आप बात करिए, मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं पेशेंट की हालत करके पेशेंट हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सफदरजंग आए, वहाँ पे कोई जान पे बात करेंगे, कोविड पेशेंट नहीं ले रहे, आप इसी हॉस्पिटल जाइए। फिर वहाँ से आए यहाँ पे, ये कह रहे हैं ये भी यहाँ ले जाइए, तो कहाँ लेके जाए हम लोग? दिल को पक्का कीजिए, क्योंकि दरक जाएगा। कहते होंगे दिल्ली के मुखिया कि अस्पतालों में बेड की व्यवस्था हो गई है, मगर उसकी सच्चाई क्या है? सुनिए इस आदमी से। पूरी दिल्ली का चक्कर लगा चुका है कि किसी तरह बेड मिल जाए। 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तो मैं 2-3 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। पहले लेडी आडंग होके आया हूँ, लाल बहादुर से लेडी आडंग भेजा, लेडी आडंग से यहाँ पे भेजा, यहाँ पे भी कह रहे बेड नहीं है, लेडी आडंग में भी बेड नहीं है। और यहाँ पर आप अभी वेट कर रहे हैं कि बेड नहीं? वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हमको वहाँ से इधर रेफर किया है, तो ये कह रहे हैं हमारा बेड ही नहीं है, एक भी बेड नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं वो कह रहे बेड है नहीं कोई। आगे बढ़िए, दर्द की दास्तानें यही नहीं खत्म होती। अपने मरीज को लेकर दौड़ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे बचाएं अपनों की जान, कैसे मरने दे अपनों को अपने ही बाहों में। कोई कहीं से किसी भी तरह का जतन करा दे ताकि बची रहे आस, बच जाए सांस। मैं शालीमार से आ रहा हूँ और अशोक विहार वो जो हॉस्पिटल है इनका दिल्ली सरकार का, वहाँ कोई जगह नहीं है। उन्होंने यहाँ भेजा है, कोई जगह नहीं है। अब इन्होंने मुझे लेडी हार्डिंग भेजा है, कोई जगह नहीं है। दिल्ली में फोर्टिज में कोई जगह नहीं है। अब मैक्स शालीमार बाग में कोई जगह नहीं है। आप किनके साथ आए हैं? मेरी वाइफ साथ है, ये गाड़ी में है, अंदर बात करके आए, कह रहे हैं कोई जगह नहीं है, बेड ही नहीं है, ना आईसीयू है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है। कितना बेबस है ये बेटा कि माँ अस्पताल के गेट पर हाँफ रही है, कांप रही है, चीख चुका, चिल्ला चुका, अब शांत पड़ गया है, क्योंकि सारी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। इसे सूझ ही नहीं रहा कि अपनी माँ को किस अस्पताल में कैसे भर्ती करा दे। ये मेरी मदर हैं, उनके साथ मैं उनके आया हूँ। एक्चुअली इनको कोविड हुआ था, उनका टेस्ट करवाया था, तो सिटी स्कैन में इनका जो स्कोर आया है वो 16 आया है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इन्होंने डॉक्टर ने बोला कि मॉडरेट उस पर आता है, कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो इनको बेड चाहिए। बट मैं पिछले 3 दिनों से बेड की कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में मुझे बेड नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, 3 दिन हो गए मुझे घूमते हुए, बट जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं वो हर कोई यही कहता है कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ। कोई एंटरटेन करता नहीं है, ना इमरजेंसी में, ना कोई। पूरी दिल्ली में ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी गई। अस्पतालों का शहर, मोहल्ला क्लिनिकों का शहर, वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की दुनिया कहे जाने वाला दिल्ली अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। महसूस कीजिए इसे, ये वो टीस है जो झकझोरती है। दिल्ली से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।